हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स जर्नल की केस स्टडी नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड ये जो दो केस स्टडीज़ है ना, केस स्टडी नंबर 1 एंड केस स्टडी नंबर 2, ये दोनों केस स्टडीज़ दोस्तों चाय के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, हम सबकी प्यारी, हम सबकी फेवरेट चाय के ऊपर बेस्ड है। तो टी लवर्स को तो ये दोनों ही केस स्टडीज़ बहुत पसंद आने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी नंबर 1 डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो आ जाओ। क्या बोलते हैं, रिफ्रेश टी लिमिटेड was established in 1935 and headquartered in कोलकाता। मतलब कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1935 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि जो कंपनी है ना आरटीएल, इसके बहुत सारे प्लांटेशंस हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया। ओके। फिर क्या बोलते हैं कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब ये टी के प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते थे एंड फिर टी को प्रोड्यूस करने के बाद में अपना खुद का एक प्रोसेसिंग सेंटर होता था, जिसमें ये क्या करते थे, टी को ड्राई करते थे, फर्मेंट करते थे, टी लीव्स को कट करते थे। उसके बाद में क्या करते थे कि जो प्रोसेस टी होती थी ना, प्रोसेस टी को ये ट्रेडर्स को सेल कर देते थे बाय वे ऑफ ऑक्शन। टी के केस में क्या होता है दोस्तों, टी का सप्लाई किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले जो टी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये टी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फिर ये जो टी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको प्रोसेसिंग सेंटर पर भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग। ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोसेस टी होती है ना दोस्तों, इस प्रोसेस टी को टी कंपनीज को सेल किया जाता है बाय वे ऑफ ऑक्शन। ओके, डायरेक्टली सेल नहीं किया जाता है, ऑक्शन के थ्रू सेल किया जाता है। उसके बाद में ये जो टी कंपनीज होती हैं, टी को पैकेज वगैरह करने का काम करती है, ब्लेंडिंग का काम करती हैं, और उसके बाद में ये होलसेलर्स को अपनी टी सेल कर देती हैं, और होलसेलर्स आगे चल के रिटेलर को टी को सेल कर देते हैं। ठीक है। एंड टी की इंडस्ट्री के केस में क्या होता है दोस्तों, कि टी की इंडस्ट्री ना टी एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं टी से रिलेटेड, वो सब टी एक्ट के थ्रू गवर्न है। वेदर इट इज़ ऑक्शन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टी, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ टी और एनी अदर थिंग। ओके। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी केस स्टडी में कंपनी है आरटीएल, ये 1935 में एस्टैब्लिश्ड हुई और ये प्रोड्यूसर है टी के, और साथ में ये जो प्रोसेसिंग वाला काम है ना, ये भी ये खुद ही करते हैं। ओके। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके बाद में ये ट्रेडर्स को अपनी टी को ऑक्शन कर देते हैं, यानी इस स्टेज पर ये ऑक्शन कर देते हैं। ओके। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कंपनीज हैं, ये इनको पैक और ब्लेंड करके कस्टमर्स को सेल कर देती हैं। ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं, दैट आरटीएल कंटिन्यूड टू बी अ प्रोड्यूसर ऑफ टी लीव्स अंटिल मिड 1980s, until which time it only auctioned the tea leaves to the traders। मतलब 1980 तक आरटीएल ने ऐसे ही किया, वो प्रोड्यूस करता था टी को, प्रोसेस करता था और ऑक्शन में सेल कर देता था। मतलब अभी तक ये क्या बात कर रहे हैं, अभी तक ये उन दिनों की बात कर रहे हैं, ये उन दिनों की बात है। अभी तक हम लोग करंट फेज पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या बोलते हैं ये, दैट ओवर द डिकेड्स क्या हो रहा था कि जो पॉपुलैरिटी थी ना टी की, वो इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू क्लेवर एंड अट्रैक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स मार्केटेड एज हेल्थ ड्रिंक। मतलब टी को ये बता रहे हैं हेल्थ ड्रिंक की तरह मार्केट किया जा रहा था। वो प्रोवाइडिंग रिलीफ फॉर एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, फ्लू, बॉडी एक। टी एज अ बेवरेज स्लोली बिकेम पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। आगे ये क्या बोलते हैं कि क्योंकि टी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उस वजह से आरटीएल ने क्या किया, आरटीएल ने भी अपने बिजनेस स्कोप को एक्सपांड करने का प्लान किया। किस तरीके से प्लान किया दोस्तों, उन्होंने सोचा कि देखो प्लांटेशन तो मैं करता हूँ, तो प्लांटेशन तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम ब्लेंडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी खुद से करेंगे। यानी कि ये जो ऑक्शन वाला पॉइंट था ना दोस्तों, ये जो ऑक्शन वाला पॉइंट था ना, इस ऑक्शन वाले पॉइंट को एलिमिनेट करने का इन्होंने डिसाइड किया। इन्होंने क्या सोचा, अभी तक तो ये सिर्फ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग कर रहे थे, अब इन्होंने क्या सोचा कि प्रोडक्शन भी हम ही करेंगे, प्रोसेसिंग भी हम ही करेंगे, और प्रोसेस टी को ब्लेंड वगैरह करने का, पैकेज करने का जो काम होता है, वो भी हम खुद ही करेंगे। उसके बाद में हम डायरेक्टली इसको होलसेलर एंड रिटेलर को खुद से सेल किया करेंगे। ठीक है।
चलो आगे क्या बताते हैं दोस्तों। RTL would increase the production of tea leaves in its plantations using both its existing estates as well as by acquiring newer tea estates to increase production capability। यानी उसको अब अपना बिजनेस एक्सपांड करना था, उसको ग्रोथ करनी थी, तो इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं अभी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग एस्टेट्स हैं जहाँ पे मैं टी को प्रोड्यूस करता हूँ वहाँ तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हम और भी कुछ नई एस्टेट्स को भी एक्वायर करेंगे। ओके, फिर इन्होंने क्या बोला आगे, दैट फॉर दिस पर्पस दे बिल्ड and gained ownership of necessary factory resources, infrastructure for blending, packaging, marketing etc। क्योंकि उनको ब्लेंडिंग पैकेजिंग मार्केटिंग करनी थी तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ओनरशिप वगैरह एक्वायर करना शुरू करी, फैक्ट्री रिसोर्सेज की एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की। ओके, आगे क्या बोलते हैं कि पैकेज टी डायरेक्टली ये होलसेलर एंड रिटेलर को सेल कर देंगे एंड फिर ये होलसेलर एंड रिटेलर्स फाइनल कस्टमर को टी सेल करेंगे। ओके, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, आगे ये बोलते हैं दैट when RTL decided to become a full-fledged tea company by the mid 1980s, मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया था विद मैनी सेलर्स। जब तक इन्होंने सोचा ना, जब तक इनकी नींद खुली कि भाई मेरे को अब फुल फ्लैश टी कंपनी बनना है, सारा काम ए टू ज़ी हम खुद से ही करेंगे, तब तक मार्केट सैचुरेट हो गया बाय मैनी सेलर्स। ओके, एंड ज़्यादातर जो सेलर्स थे दोस्तों वो किस टाइप के लोग थे, जो कि खुद टी को प्रोड्यूस ना करके ऑक्शन में टी को परचेज करते थे और फिर उनकी ब्लैंडिंग एंड मार्केटिंग वगैरह, ब्लैंडिंग पैकेजिंग एंड मार्केटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, लेकिन इस तरीके के सप्लायर्स को अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज का टाइम लगता था जब से टी प्लग्ड होती थी वहाँ से लेकर के कस्टमर्स तक पहुँचने तक। मतलब टी का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद में टी को प्लग्ड किया गया फ्रॉम द टी प्लांट। ठीक है, वहाँ से लेकर के, उस पॉइंट से लेकर के जब तक कंज्यूमर तक टी पहुँच रही है ना, वो पीरियड 80 डेज का होता था अप्रॉक्सीमेटली। ओके, एंड मार्केट में दो तरीके की टीज चलती थी, प्रीमियम टी जो कि ब्रांडेड मार्केट को डोमिनेट करती थी, यानी ऐसे कंज्यूमर्स जो एलाइट क्लास के थे। ओके, उसके अलावा मार्केट में अनब्रांडेड लूज टी भी अवेलेबल होती थी उन लोगों के लिए जो कि ब्रांडेड टी को या प्रीमियम टी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आरटीएल ने क्या डिसाइड किया दोस्तों, आरटीएल ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो अपने आप को ना ब्रांडेड मार्केट में एस्टैब्लिश करेगा। वो अनब्रांडेड लूज टी में खुद को एस्टैब्लिश नहीं करेगा क्योंकि वो लोअर क्वालिटी की होती थी। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि इस पर्पस के लिए आरटीएल ने ना एक डिटेल्ड मार्केट रिसर्च कंडक्ट करी एंड उसको पता चला कि अलग अलग रीजन्स में रहने वाले जो लोग होते हैं उन सभी लोगों के टी का टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग होता है। जैसे कि बिहार के और झारखंड के जो लोग थे ना, वो टी लीफ को प्रेफर करते थे, वहीं जो महाराष्ट्र एंड गुजरात के जो लोग हुआ करते थे वो प्रेफर करते थे टी की डस्ट को। ओके, तो इसीलिए आरटीएल ने क्या डिसाइड किया कि वो ना अलग अलग तरीके की ब्रांड्स क्रिएट करेगा जिससे वो अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को कैटर कर सके। ठीक है, एंड हर एक ब्रांड के लिए वो अलग अलग प्राइस भी डिसाइड करेगा। ओके, क्वालिटी जो थी आरटीएल के प्री पैकेज्ड ब्रांडेड टी की, वो जो नॉर्मल अनब्रांडेड टी आ रही थी ना मार्केट में, अनब्रांडेड टी के कंपैरिजन में तो अच्छी थी, लेकिन जो प्रीमियम पैकेज टी मार्केट में अवेलेबल थी उसके कंपैरिजन में आरटीएल की प्री पैकेज टी की क्वालिटी थोड़ी सी लोअर थी। ठीक है, मतलब क्या किया इन्होंने ना, बीच का रास्ता निकाला, इन्होंने अनब्रांडेड टी से थोड़ी सी बेटर क्वालिटी रखी, लेकिन वहीं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेड पैकेज टीज थी उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी अपनी लो क्वालिटी रखी, जिससे कि इनका प्राइस जो है ना, प्राइस भी मिड वे में चला जाए। ओके, आगे क्या बोलते हैं, दैट आरटीएल डिसाइडेड टू प्लेस इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ दिस मार्केट स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो इसीलिए इन्होंने एक तरीके से ब्रांडेड लीफ एट इकोनॉमिक प्राइजेस सेल करना शुरू करे। ठीक है, एंड अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप के ये लोग टी सेल करते थे। इसके अलावा आरटीएल ने एक और चीज़ क्या करी कि ये जो 80 डेज़ का टाइम लगता था ना बाकी के सप्लायर्स को टी प्लग्ड होने से लेकर के और कस्टमर तक पहुंचने तक का, इस 80 डेज़ के टाइम को आरटीएल ने रिड्यूस कर दिया टू 20 डेज़। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि आरटीएल का एक नया विजन स्टेटमेंट इन्होंने बना दिया। क्या विजन स्टेटमेंट बनाया, टू बी द मोस्ट एडमायर्ड
टी कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। एंड फिर इन्होंने एक नया मिशन स्टेटमेंट भी तैयार कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, आगे बोलते हैं दैट टुडे इन 2023, मतलब अब ये करंट के ईयर में आए हैं, अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो सब उन दिनों की बातें थी। अब आज के डेट में आरटीएल का क्या हाल है दोस्तों, टोटल इंडियन टी मार्केट आज की डेट में लगभग 34,400 करोड़ रुपए का है। एंड उसमें से 74% अप्रॉक्सीमेटली जो मार्केट है ना वो ब्रांडेड टी में से आता है, यानी कि पैकेज टी में से। ओके, एंड ओवरऑल ग्लोब की अगर टी की डिमांड की हम लोग बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल टी मार्केट का एस्टिमेट है $45 to $50 बिलियन। ठीक है, आरटीएल क्या कर रहा है ना, आरटीएल मार्केट लीडर बना हुआ है इस टाइम पे 2023 में, कमांडिंग 60% ऑफ द डोमेस्टिक इंडियन टी मार्केट। यानी ये जो 34,400 करोड़ का इंडियन टी मार्केट है ना, इसमें से करीबन 60% मार्केट तो आरटीएल होल्ड कर रहा है। एंड अब आरटीएल क्या हो गई ना, अब आरटीएल एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है विच इज़ लिस्टेड एट बीएसई एंड एनएससी। लेकिन उसी के साथ साथ क्या होने लगा 2023 में आकर के कि ग्रीन टी, फ्रूट, हर्बल, डीकैफ, स्पेशल टी वगैरह जैसी बेवरेजेस की डिमांड भी बढ़ने लगी। ओके, अब आरटीएल ने दोबारा से मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाया एंड उसको क्या पता चला ना कि आज के समय में कंज्यूमर्स थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। एंड इसीलिए इन द पास्ट 2 years फ्रूट जूसेस वगैरह की या कोकोनट, आलमंड मिल्क, मिल्क शेक्स वगैरह की डिमांड इंक्रीज हो गई है इन कंपैरिजन टू द टी। एंड ये जो शिफ्ट आया ना डिमांड में फ्रॉम टी टू फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, आलमंड मिल्क, मिल्क शेक्स वगैरह का, ये जो शिफ्ट आया ना ये लगभग ओवरऑल बेवरेज मार्केट का 8% है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं दैट टी किंग पीएलसी टीकेपी इज अ यूके बेस्ड कंपनी दैट प्रोड्यूसेस टी बैग्स। क्या बनाती है यूके बेस्ड कंपनी, अभी हमने आरटीएल को पीछे छोड़ दिया, अब हम एक और नई कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि है टीकेपी। टीकेपी कहाँ पे बेस्ड है, यूके पे बेस्ड है। एंड ये क्या बनाती है, टी बैग बनाती है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, आगे कुछ नहीं बोलते, आगे ये हमको चाय बनाने की रेसिपी बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, सीए करके हमें चाय तो बनाना सीखनी है, हम इसीलिए तो सीए कर रहे हैं ताकि हम चाय बना पाए। एनी विच वेज, फिर आगे क्या है, एनीवेयर एनी टाइम इज अ हाईली रिकॉग्नाइज्ड टैगलाइन फॉर टीकेपी's टी बैग। भाई टी के बैग बना रहा है ये या ये लेगीज बना रहा है, लायरा लायरा एनी टाइम एनीवेयर, व्हाट इज दिस टैगलाइन ब्रो। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं दैट द कंपनी हैज नेटवर्थ ऑलमोस्ट 3 times दैट ऑफ आरटीएल, मतलब आरटीएल से तो बड़ी वाली है कंपनी। आगे क्या बोलते हैं, टीकेपी हैज अ डीप मार्केट प्रेजेंस इन यूनाइटेड किंगडम, यूएसए as well as few other European countries where tea is relished as a beverage। लेकिन बावजूद इसके कि टीकेपी का ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, टीकेपी की ओनरशिप पिछले कई सालों में काफ़ी बार चेंज हो चुकी है। ओके, क्यों फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है ओनरशिप, क्योंकि टीकेपी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इनके इनपुट की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। इनपुट की कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से टीकेपी की ओनरशिप बार बार चेंज हो रही है। अब टीकेपी क्या करता है ना, टीकेपी इंपोर्ट करता है टी लीव्स को अलग अलग कंट्रीज से एंड फिर उनकी ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग वगैरह करके सेल कर देता है। यानी टीकेपी खुद टी का प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये इंपोर्ट करता है टी लीव्स को, इसीलिए इसकी ना इंपोर्ट की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है एंड इंपोर्ट की कॉस्ट डे बाय डे एक्सपेंसिव होती जा रही है। ओके, सो रिसेंटली जो हमारी भारतीय कंपनी है आरटीएल, आरटीएल को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू ओन अ कंट्रोलिंग स्टैक इन टीकेपी। टीकेपी को कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी आरटीएल को मिली। ठीक है, अब अभी तक तो आरटीएल क्या कर रहा था, ये डोमेस्टिक लीडर बना हुआ था, लेकिन जैसे ही ये टीकेपी के साथ जुड़ेगा ना वैसे ही आरटीएल को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको ग्लोबल मार्केट अवेलेबल हो जाएगा, पर्टिकुलरली यूके एंड यूएसए। तो इसीलिए कंपनी को तो फ़ायदा है, आरटीएल को तो फ़ायदा है। ठीक है, एंड दूसरा टीकेपी को क्या फ़ायदा है दोस्तों, टीकेपी को ये बेनिफिट रहने वाला है कि टीकेपी क्योंकि इंपोर्ट करती आ रही थी अभी तक रॉ मटेरियल को, तो इसलिए उसकी इनपुट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी।
जब वो आरटीएल के साथ मिल जाएगी तो आरटीएल तो खुद प्रोड्यूसर है टी की, आरटीएल का तो खुद का अपना कंट्रोल है ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो इसीलिए इनपुट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी टीकेपी के लिए और इनपुट की सप्लाई इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, लेकिन दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि जो टीकेपी है ना, टीकेपी की नेटवर्थ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है ऑफ आरटीएल। ओके, यानी टीकेपी बड़ी कंपनी है एंड अब जब आरटीएल टीकेपी को एक्वायर करने का प्लान कर रही है तो इस केस में आरटीएल को क्या करना पड़ेगा, आरटीएल को ना फंड्स रेज करने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे कि वो टीकेपी को एक्वायर कर सके। ओके, सो इसीलिए आरटीएल हैज़ टू रिजॉर्ट टू टेकिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट टू फाइनेंस द डील। डील को अप्रूव भी कर दिया मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने और रेगुलेटरी का अप्रूवल भी मिल गया। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, दैट इन द डायनेमिक फील्ड ऑफ टी प्रोडक्शन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि वेदर की कंडीशंस हो गई, ये सब हमारे टी के ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं सिवियरली। ओके, यानी टी के बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई रिस्क अवेलेबल रहता है। ओके, और वो भी ऐसा रिस्क जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है, वेदर इज समथिंग जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो इस सब को देखते हुए आरटीएल ने एक कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करी ताकि ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन से होने वाला जो डिसरप्शन है उसको प्रिवेंट कर सके या मिटिगेट कर सके। ओके, स्ट्रेटेजी के तौर पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंश्योरेंस कवरेज लिया अपने क्रॉप्स का ताकि जो भी एडवर्स वेदर के इवेंट्स हैं या साइक्लोन्स वगैरह से रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटीज आनी है ना, उससे इनके ऑपरेशंस अफेक्ट ना हो या इनको फाइनेंशियल लॉस ना हो। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, दैट आरटीएल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बनाए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद इंड एस नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बस इतनी सी ही केस स्टडी है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ओके, अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसके आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों कि एक ना इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा था न्यू हायर्स के लिए, यानी कि कंपनी ने कुछ नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया होगा तो उनकी एक इंट्रोडक्शन सेरेमनी टाइप की हो रही थी। ओके, उन लोगों को इन्होंने सब कुछ बताया इंडिया की हिस्ट्री वगैरह के बारे में, आरटीएल ने किस तरीके से ग्रू किया, आरटीएल किस तरीके से मार्केट लीडर बना इंडिया का, ये पूरा हिस्ट्री इन्होंने न्यू एम्प्लॉयज़ को बताना शुरू करी। फिर उसमें से एक एम्प्लॉय ने पूछा कि भाई हमको एक बात बताओ कि आरटीएल ने मिड 1980s में जो डिसीजन लिया था कि हम अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करेंगे, 1980s तक आरटीएल क्या कर रहा था, 1980s तक वो एक प्लांटेशन कंपनी थी, प्रोड्यूस कर रही थी टी को एंड वो ऑक्शन में सेल कर देती थी। तो 1980s में आरटीएल ने ये डिसीजन क्यों लिया कि वो अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहती है, जबकि उस टाइम पर मार्केट भी इतना सेचुरेटेड था, ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे सेलर्स अवेलेबल थे, तब भी आरटीएल ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। एंड सेकंड चीज़ वो क्या पूछता है, दैट इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी कंपनी ने मैनेज कैसे किया मार्केट लीडर बनना। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने बोला दैट यू आर बीइंग द डिप्यूटी मैनेजर एट आरटीएल have been requested to provide your explanation behind the rationale behind this business decision taken in the mid 1980s। यानी क्यों आरटीएल ने ये डिसीजन लिया एक्सपैंड करने का, ये हमको इनको बताना है, as well as based on the information in the case study assess the company's success in competitive मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी के सक्सेस को असेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कंपनी का क्या रेशनल रहा एक्सपैंड करने से रिलेटेड, क्यों कंपनी ने एक्सपैंड किया। ठीक है दोस्तों, देखो दो तरीके की चीज़ होती है, एक होता है सरवाइव करना एंड एक होता है सस्टेन करना। क्या डिफरेंस होता है दोस्तों इन दोनों चीज़ों में, जो डिफरेंस सांस लेने और ज़िंदगी जीने में होता है ना, वही डिफरेंस सरवाइव करने एंड सस्टेन करने में होता है। सरवाइव करने में हम लोग का फोकस क्या रहता है, हम लोग ये सोचते हैं कि भैया बस अपने को मार्केट में एग्जिस्ट रहना है अभी के लिए, मतलब हमें कैसे ना कैसे करके मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फोकस है ये होता है शॉर्ट टर्म। ओके, लेकिन वहीं सस्टेन का मतलब क्या होता है, सस्टेन का मतलब कि मार्केट में सिर्फ हमें आज एग्जिस्ट नहीं करना है, हमें चाहिए कि हम आगे आने वाले 10 20 50 साल तक मार्केट में बने रहें।
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली मैनेज करें इस तरीके से कि हम आज भी सरवाइव कर लें और हमारे आगे आने वाले 10-20 साल तक भी हम सरवाइव कर लें बिना रिसोर्सेज को वेस्ट करें and अच्छी सी स्ट्रैटेजी तैयार करके। ठीक है, तो सस्टेन करने में हमारा विजन होता है लॉन्ग टर्म, मतलब हमें लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है। ओके, एंड सरवाइव का मतलब क्या हो गया कि बस मार्केट में रहना है हमें अभी के लिए। ओके, सो एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट में सिर्फ सरवाइव करना ज़रूरी नहीं है, उसको ज़रूरी है कि वो सस्टेन भी करे। ओके, कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहो, इस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनी हुई होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अभी आरटीएल का केस क्या था दोस्तों, आरटीएल क्या करती थी, ये ना सिर्फ प्लांटेशन में इंगेज थी, टी को प्रोड्यूस किया, टी को प्रोड्यूस करके इन्होंने ऑक्शन में सेल कर दिया। क्या इस ऑक्शन में प्राइस को डिटरमाइन करने का राइट आरटीएल के पास था क्या? नहीं था, ये राइट तो ब्रोकर के पास में था। ठीक है, यानी कि अगर आरटीएल ऐसा ही करती रहती, अगर आरटीएल सिर्फ प्लांटेशन में ही इंगेज रहती, तो आगे आने वाले समय में ना आरटीएल की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी ये हो जाती वाइप आउट। क्यों हो जाती? क्योंकि आरटीएल का जब अपने प्राइस पे ही कोई राइट नहीं है, प्राइस पर ही कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से उसका रेवेन्यू भी लिमिटेड हो रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से आरटीएल ने क्या डिसाइड किया कि वो इस ऑक्शन वाले झंझट को ही ख़त्म कर देगी, वो खुद ही टी को प्रोड्यूस करेगी, खुद ही प्रोसेस करेगी, खुद ही उसकी पैकेजिंग वगैरह करके ब्लेंडिंग करके और होल सेलर्स को सेल कर दी। ठीक है, तो इसी वजह से आरटीएल ने क्या डिसाइड किया, आरटीएल ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी। ठीक है, इसके अलावा आरटीएल ने क्या किया दोस्तों, आरटीएल ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि मार्केट में जो कंपटीशन अवेलेबल है, मार्केट के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को भी एनालाइज किया था। ठीक है, उसी के बेसिस पर तो उसको समझ में आया था कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करना है ना, तो उस टाइम पर उस मार्केट के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करना भी ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को, कॉम्पिटिटिव मार्केट को एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस। हमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें हम एंटर करना चाहते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपटीशन की इंटेंसिटी कितनी है, कितना कंपटीशन है, ये हमको कौन बताता है, पोर्टर 5 फोर्सेस बताता है। ठीक है, तो इस सब की स्टडी करने के बाद में ही पता चलेगा कि कंपनी इस पर्टिकुलर मार्केट में सक्सीड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अभी इन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था कि रेशनल क्या था, क्या पर्पस था, क्यों आरटीएल ने एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया। तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था अच्छे से कि आरटीएल को सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना था मार्केट में, बल्कि उसको सस्टेन भी करना था। एंड प्लांटेशन जब वो कर रही थी ना टी का, तो उस केस में उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था ओवर द प्राइस ऑफ द टी एट द ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन में क्या प्राइस होंगे उसका कोई कंट्रोल नहीं था उस पर। इसी वजह से आरटीएल का रेवेन्यू भी लिमिटेड हो रहा था। ओके, तो इसीलिए आरटीएल ने डिसाइड किया कि वो एक्सपैंड करेगी। ओके, इसके अलावा आरटीएल ने क्या किया, इसके अलावा आरटीएल ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी भी की, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए कि उसको अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड थ्राइव विद इन दिस कॉम्पिटिटिव बिजनेस। ओके, इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल की हेल्प ली। ठीक है, अब इन्होंने हमसे जो अगला क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, इन्होंने बोला था दैट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी का सक्सेस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। हमने कहा पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल से डिटरमाइन किया जाता है। उसी से पता चलेगा कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, उसी से पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपनी सक्सीड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया ना, बाद में इन्होंने पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को प्रेजेंट सिनेरियो के साथ में लिंक करना शुरू किया। कौन कौन से 5 फोर्सेस होते हैं दोस्तों, नंबर 1 थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नंबर 2 थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर 3 बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स,
नंबर 4 बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड नंबर 5 इंडस्ट्री राइवलरी। तो जो पहला वाला है ना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, इसका क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी नया बंदा मार्केट में एंटर कर सकता है क्या बिजनेस करने के लिए इजीली। ये कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए तो नए एंट्रेंट्स कम आएंगे, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए तो ज़्यादा एंट्रेंट्स आ सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि क्या कुछ एग्जिट एंट्री बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं क्या, क्योंकि अगर कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं एंट्री या एग्जिट में तो इसका मतलब नए एंट्रेंट्स को आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और क्या देखा जाता है दोस्तों कि क्या मार्केट में ग्रोथ अच्छी अवेलेबल है या नहीं है। मार्केट में अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो नए एंट्रेंट्स उस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब टी मार्केट में क्या था दोस्तों, टी मार्केट में इन्होंने केस स्टडी में ना इन्वेस्टमेंट एंड एंट्री एग्जिट बैरियर से रिलेटेड तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन ग्रोथ से रिलेटेड इन्होंने बताया था दैट ग्रोथ टी मार्केट का काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि टी को मार्केट किया जा रहा था एज हेल्थ बेवरेज। ओके, तो इसी वजह से आरटीएल को क्या लगा कि भाई यहाँ पे नए एंट्रेंट्स के आने का खतरा तो है, ये रिस्क तो है, न्यू एंट्रेंट्स तो इसमें आ सकते हैं और कंपटीशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए आरटीएल ने डिसाइड किया कि चलो हम अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना टी का प्रोडक्शन इंक्रीज किया एंड उन्होंने ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग वगैरह वाले स्टेप में भी अपने आप को एक्सपेंड किया ताकि वो एक कंपटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके ओवर द न्यू एंट्रेंट्स। ओके, इसके बाद में अगला क्या होता है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब कि अगर जो कंज्यूमर्स हैं उनको आज मार्केट में टी नहीं मिले तो क्या वो टी की जगह किसी और बेवरेज पर स्विच कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब जिस टाइम पर आरटीएल ने एक्सपांड किया था अपना बिजनेस, उस टाइम पर तो टी ही मार्केट लीडर बनी हुई थी, टी को ही लोग प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के समय में बात करें 2023 में, तो इन्होंने क्या बोला था कि आज के समय में लोग ना फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, आलमंड मिल्क एंड मिल्क शेक्स वगैरह की तरफ स्विच कर रहे हैं एंड ये जो स्विच है ये लगभग 8% का है। ठीक है, तो प्रेजेंट केस में अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट अवेलेबल है, हालांकि बहुत कम है, नॉमिनल सा 8% थ्रेट अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पर जब आरटीएल ने एक्सपांड किया था बिजनेस तब कोई भी मार्केट में थ्रेट अवेलेबल नहीं था। ओके, इसके बाद क्या आया, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्या मार्केट बायर सेंट्रिक है क्या। बायर सेंट्रिक मार्केट मतलब सेलर वही करेगा जो बायर चाहेगा, जो जीजाजी कहेंगे वही मैं करूँगा, मतलब सेलर वही करेगा जो बायर चाहेगा। सेलर की प्रेफरेंस क्या है, बायर को खुश करना अगर सेलर की प्रेफरेंस है, यानी कि बायर्स की बार्गेनिंग पावर अच्छी है, बायर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सप्लायर को। ओके, अब टी मार्केट में क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल थे मार्केट में। ठीक है, बहुत इंटेंस कंपटीशन था एंड बहुत सैचुरेटेड मार्केट था, उस वजह से बायर्स इजीली स्विच कर सकते थे बिटवीन डिफरेंट सप्लायर्स। आज अगर उनको एक पर्टिकुलर सप्लायर की टी पसंद नहीं आई तो वो दूसरे सप्लायर के टी पे आराम से स्विच कर सकते हैं। क्या कोई स्विचिंग कॉस्ट वगैरह हाई है क्या इस केस में, नहीं, स्विचिंग कॉस्ट तो कोई भी हाई नहीं है, बायर बड़े आराम से किसी और पर्टिकुलर सेलर के टी पे स्विच कर सकता है, तो स्विचिंग कॉस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए बायर की बार्गेनिंग पावर अच्छी थी यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए आरटीएल ने क्या डिसाइड किया, आरटीएल ने डिसाइड किया कि वो एक कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल तैयार करेगा जिसमें कि वो टी की क्वालिटी को बेटर रखेगा देन दी अनब्रांडेड कैटेगरी ऑफ टी, लेकिन उसके जो प्राइजेस हैं उनको ब्रांडेड टी के, मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट ब्रांडेड टी के कंपैरिजन में कम प्राइस वो रखेगा। ठीक है, जिससे कि वो अपने आप को मार्केट में जो बाकी के सेलर्स अवेलेबल हैं उससे डिफ्रेंशिएट कर सके। ओके, इसके अलावा आरटीएल ने क्या डिसाइड किया, उसको पता था कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, तो इसीलिए उसने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ब्रांड्स भी तैयार करे। ठीक है, उसने मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी तैयार करी, अलग अलग ब्रांड के उसने प्राइजेस भी अलग अलग रखे थे। ऑलराइट, तो उसने पूरा फोकस अपना किस पर रखा, कस्टमर पर रखा। उसको करना क्या था, उसने कस्टमर को सेटिस्फाई करना था, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो वो मेरे अलावा कहीं और जाएगा ही नहीं।
ओके, सो इस तरीके से आरटीएल ने थर्ड फोर्स को टैकल किया। फोर्थ फोर्स क्या आती है दोस्तों? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब कि क्या सप्लायर सेंट्रिक मार्केट है क्या? मतलब क्या प्रोडक्ट का जो प्राइस वगैरह है उस प्राइस को सप्लायर्स अफेक्ट कर रहे हैं क्या? क्या बायर्स, सप्लायर जो भी उनको ऑफर करेंगे वो खरीद लेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेलर्स का तो कोई कंट्रोल ही नहीं था टी के प्राइस के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्शंस। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सप्लायर्स तो कैसे वाले थे, जो कि टी को खुद प्रोड्यूस करते ही नहीं थे, ये ऑक्शन में टी को खरीदते थे और फिर इसको ब्लैंड पैकेज मार्केट वगैरह कर देते थे। लेकिन ऑक्शन में इनको कितने प्राइस पर वो टी अवेलेबल होगी, ये प्राइस तो सप्लायर्स के हाथ में ही नहीं था ना। नहीं था ना, तो इसीलिए प्राइस सप्लायर के हाथ में था नहीं, तो इसलिए बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के हाथ में तो नहीं थी। ठीक है, अब ऐसे मार्केट में आरटीएल ने खुद को कैसे पोजीशन किया? आरटीएल ने प्राइस भी अपने हाथ में ले लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्शन तो खुद करते ही थे, उन्होंने इस ऑक्शन के झंझटों को ही ख़त्म कर दिया, खुद प्रोडक्शन किया एंड खुद ही उसकी प्रोसेसिंग करके ब्लैंडिंग पैकेजिंग मार्केट करके सेल कर देते थे। ठीक है, और तो और इन्होंने क्या किया कि सप्लायर्स डिपेंड रहते थे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, टी के प्रोड्यूसर्स के ऊपर। जब वो टी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती थी प्रोड्यूसर्स के यहाँ, वहाँ से लेकर के टी को कस्टमर्स के पास डिलीवर करने में अदर सप्लायर्स को जहाँ 80 डेज का टाइम लग रहा था, वहाँ पर आरटीएल ने उस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया टू 20 डेज। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आरटीएल ने ये जो ड्रॉबैक था इस मार्केट की कंडीशन का, उस ड्रॉबैक को भी इन्होंने एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगली फोर्स क्या होती है दोस्तों? अगली फोर्स होती है इंडस्ट्री राइवलरी। इंडस्ट्री राइवलरी का मतलब कि कितना कंपटीशन है मार्केट में, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं। जैसे पेप्सी इज द कॉम्पिटिटर ऑफ कोका कोला, एप्पल इज द कॉम्पिटिटर ऑफ सैमसंग। ओके, इस तरीके से कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है ना मार्केट में, उतनी ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आपस में प्राइस वॉर वगैरह में इंगेज होते हैं। अगर आज पेप्सी अपना कोल्ड ड्रिंक का प्राइस बढ़ाएगी तो कोको कोला को भी बढ़ाना पड़ेगा, पेप्सी रिड्यूस करेगी तो कोको कोला को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा था केस स्टडी में, कि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा वाला था, बहुत सैचुरेटेड मार्केट था। ठीक है, अब ऐसे में आरटीएल ने कैसे टैकल किया इस सिचुएशन को? आरटीएल ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने अपनी सप्लाई साइड को भी खुद ही कंट्रोल कर लिया। यानी कि रॉ मटेरियल जो चाहिए टी के लिए, उस पे भी किसका कंट्रोल था? आरटीएल का खुद का कंट्रोल था, वो खुद ही टी को प्रोड्यूस कर रही थी। ओके, एज वेल एज जो डिमांड साइड थी उसके बिजनेस मॉडल की, जो कस्टमर मांग रहे थे, उसने उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बनाया। ठीक है, तो उसने डिमांड साइड को भी सेटिस्फाई कर दिया। इसी वजह से उसने मार्केट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाया एंड डिस्पाइट ऑफ द कंपटीशन वो मार्केट का लीडर बन गई। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोला नटशेल में, ये बोलते हैं दैट उसने क्योंकि मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, अलग क्वालिटी के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के उसने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसने अपने ऑपरेशंस को भी एक्सपैंड किया। इससे कंपनी को ज़्यादा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल पाई अबाउट द डिमांड साइड ऑफ द बिजनेस, कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। ओके, कंपनी ने मार्केट को सेगमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, जिससे कस्टमर की डिमांड को भी कैटर किया जा सके बाय एड्रेसिंग देयर यूनिक नीड्स एज वेल एज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। एंड उन्होंने कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल बनाया, जिससे कि उसने कंपटीशन को बीट कर पाया। ओके, सो यस, ये हमारा पूरा आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ऑलराइट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, चलो आगे इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कि आरटीएल के केस में क्या था कि ये लोग पहले प्लांटेशन करते थे टी का, खुद टी को प्रोड्यूस करते थे एंड उसके बाद प्लांटेशन के बाद में इसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह करी जाती थी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जिस टाइम पर टी को प्लग्ड किया जा रहा है ना टी प्लांट्स में से, उस टाइम पर क्या इन टी लीव्स को हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मानेंगे एज पर इंडिया 41 या नहीं मानेंगे? तो दोस्तों, टी लीव्स को जब टी प्लांट में से प्लग किया गया,
उस टाइम पर तो हम इसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इन टी लीव्स को प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम इन टी लीव्स से टी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस टाइम पर ये जो टी लीव्स है ना, ये हमारी इन्वेंट्री बन जाएंगी एंड उस टाइम पर इसके ऊपर इंड एस 2 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी कि जब हमने इनको प्लग्ड किया, प्लग्ड करने वाले पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो इन टी लीव्स को हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मान लेंगे। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तब यही टी लीव्स हमारी इन्वेंट्री बन जाएंगी और इसीलिए इनके ऊपर उस टाइम पर इंड एस 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका क्या है, दैट हाउ शुड सच प्लग्ड टी लीव्स बी इनिशियली मेजर्ड। इनिशियली किस हिसाब से मेजर्ड होंगी दोस्तों, जब हम टी लीव्स को प्लग कर रहे हैं फ्रॉम द प्लांट्स, उस टाइम पर हम उसको इंड एस 41 में कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए उस टाइम पर वैल्यूएशन भी इंड एस 41 के हिसाब से हो जाएगी एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। लेकिन जब हम इन टी लीव्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालेंगे, उस टाइम पर क्योंकि इनको हम अपनी इन्वेंट्री कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंड एस 41 के हिसाब से इन टी लीव्स का था, वही इंड एस 2 के हिसाब से इन टी लीव्स की कॉस्ट कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। यानी अब ये जो टी लीव्स हैं, ये इसी कॉस्ट पे एज पर इंड एस 2 हमको रिकॉग्नाइज करनी है, ओके। आगे ये लोग क्या बोलते हैं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस हिसाब से होगा इन टी लीव्स का, क्या हम इसको इंड एस 41 के हिसाब से मेजर करेंगे या इंड एस 2 के हिसाब से मेजर करेंगे। तो दोस्तों, एक बार अगर हमने इन टी लीव्स के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी ना, ठीक है, इनको हम प्रोसेसिंग यूनिट में अगर ट्रांसफ़र कर दिए, तो फिर इनके ऊपर इंड एस 2 के हिसाब से सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। आंसर इन्होंने क्या दिया दोस्तों, आंसर भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि इंड एस 41 में क्लासीफाई करेंगे प्लग्ड टी लीव्स को या नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, दैट इंड एस 41 अप्लाई किया जाता है टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल असेट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद उस प्रोड्यूस के ऊपर इंड एस 2 लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है कि टी को प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स आफ्टर दे आर प्लग्ड फ्रॉम टी प्लांट्स। तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करी जा रही है, तो उसको हम इंड एस 41 के स्कोप में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इंड एस 41 क्या बोलता है कि पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक के ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर इंड एस 41 लगेगा, उसके आगे इंड एस 41 लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो प्लग्ड टी लीव्स के ऊपर इंड एस 41 एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम पर इसको हम प्रोसेस करना शुरू करेंगे ना, उस टाइम पर इसके ऊपर इंड एस 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या पूछा था कि प्लग टी लीव्स का इनिशियल मेजरमेंट किस तरीके से होगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जब हम टी लीव्स को इंड एस 41 में कवर कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मान के, तो उस टाइम पर तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर कर लो एंड उसके बाद में जब हम इन टी लीव्स पर इंड एस 2 अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तब इसी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को इन टी लीव्स की कॉस्ट कंसीडर कर लो, यानी इन्वेंट्री की कॉस्ट कंसीडर कर ली जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा। तो हमने क्या बोला कि भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो इंड एस 2 के हिसाब से ही होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, बहुत ही बोरिंग केस स्टडीज़ हैं और बकवास केस स्टडीज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बस थोड़ी सी केस स्टडी और बची है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, ओके। आप लोग क्या करो, अगर आप लोग को नींद आ रही है तो उठ के बैठ जाओ, अपने सामने इस केस स्टडी को खोल लो एंड मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ वो आप भी हाईलाइट कर लो, जो नोट मैं करवा रही हूँ वो आप भी नोट करते जाओ साथ के साथ, तो आपको नींद नहीं आएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दैट in the process of preparing the financial statements for the financial year ending on 31st March 2023, RTL के मैनेजमेंट ने कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तैयार किए, ओके, एंड मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एफर्मेशन दे दी दैट ऑल द नेसेसरी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड एंड डिस्क्लोज्ड, ठीक है। इतना पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि शायद ऐसे 540 में से ये लोग कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं दैट हाउएवर इन द कोर्स ऑफ
auditor has observed some changed circumstances giving rise to the need for an accounting estimate. मतलब ऑडिटर को कुछ ऐसे चेंज्ड सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को भी रिवाइज करने की ज़रूरत लग रही है। ठीक है, तो ये हमको क्या बोलते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस इनैमोरेट करो जिसके चेंज होने की वजह से मैनेजमेंट से प्रॉम्प्ट इंक्वायरीज करने की ज़रूरत है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने ऐसे 540 का पूछ लिया है। ऐसे 540 में हम डायरेक्टली इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बस उसी में से इसका आंसर देना है। ठीक है, ऐसे 540 में क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरीज करी जाएंगी कि क्या आप किसी ऐसे नए टाइप के ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हो क्या जिसकी वजह से आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने पड़े हो। ठीक है, दूसरा क्या कि क्या उन ट्रांजैक्शन की टर्म ऐसी थी जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा कि क्या आपके ऊपर जो एफआरएफ एप्लीकेबल है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा हो। एफआरएफ में चेंज आया जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड पॉलिसीज़ में भी चेंज करना पड़ा हो आपको। क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं क्या। इसके अलावा हम क्या पूछेंगे कि क्या कुछ रेगुलेटरी या कुछ और चेंजेस आए हैं क्या जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को या तो रिवाइज करना पड़ा हो या नए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने पड़े हो। और इसके अलावा हम क्या पूछेंगे कि क्या कुछ और नए इवेंट्स वगैरह तो नहीं आकर हुए हैं आपकी बिजनेस में जिसकी वजह से पुराने एस्टिमेट्स को या तो रिवाइज करना पड़ा हो या कुछ नए एस्टिमेट्स हमको बनाने पड़े हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर पूछता है मैनेजमेंट से। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू में इन्होंने क्या पूछा, एमसीक्यू नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द करंट एक्सपेंशन प्लान ऑफ आरटीएल एंड द एक्सपेंशन ऑफ आरटीएल इन द मिड 1980s। मतलब एक तो जो 1980s में एक्सपेंशन किया आरटीएल ने प्रोडक्शन प्रोसेस इनिशिएट करने वाला, और दूसरा जो अभी आरटीएल का एक्सपेंशन हुआ टीकेपी को एक्वायर करने वाला, ये दोनों कौन से तरीके के एक्सपेंशन है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोलते हैं दैट टीकेपी को एक्वायर करना वाज अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वाइल जो 1980s में एक्सपेंशन किया था दैट वाज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब कि आप अपने सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इंगेज्ड एंटिटी के साथ ही कोई एक्सपेंशन कर रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब कि आपकी जो सप्लाई चेन चल रही है ना, उस सप्लाई चेन में या तो आप अपने सप्लायर्स से रिलेटेड काम करना शुरू कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, आपके जो बायर्स हैं आप अपने बायर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना शुरू कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया ना, देखो जब टीकेपी को एक्वायर किया, टीकेपी क्या उसी लाइन ऑफ बिजनेस में था जिसमें आरटीएल था। हाँ दोस्तों, टीकेपी भी चाय बनाने का काम करता था और आरटीएल भी चाय का प्रोड्यूसर था। बस डिफरेंस क्या है कि टीकेपी टी बैग प्रोड्यूस करता था एंड आरटीएल पैकेज टी को प्रोड्यूस करता था, टी लीव्स एंड टी डस्ट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, लेकिन था तो उसी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ना, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन हुआ, ये जो एक्सपेंशन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, एंड दूसरा एक्सपेंशन क्या था जिसमें इन्होंने पैकेजिंग वगैरह को खुद से करना शुरू कर दिया था, ये दोस्तों वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि पैकेजिंग का काम कौन करता था, पैकेजिंग का काम आरटीएल के बायर किया करते थे। आरटीएल का काम तो सिर्फ प्रोड्यूस करना और प्रोसेस करना था, उसके बाद में ये सेल कर देता था ऑक्शन में, एंड जो टी कंपनीज ऑक्शन में खरीदती थी वो उस टी को पैक करती थी और मार्केट करती थी। ठीक है, लेकिन अब जब आरटीएल ने अपने बायर्स का काम करना शुरू कर दिया, यानी दिस इज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी सी डी हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, रीज़न मैंने आपको बता दिया तो स्किप कर दो। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एमसीक्यू 2 में इन्होंने क्या बोला दैट रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया हैव टू असेस वेदर देयर इज एनी ब्रीच ऑफ द एंटी कॉम्पिटिशन लॉज। मतलब जो एक्विजिशन किया था ना आरटीएल ने टीकेपी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे जो एक्विजिशन वगैरह होते हैं ये कंपटीशन एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। ठीक है, सो ये क्या बोलते हैं कि जो इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये चेक करना पड़ता है कि कहीं कंपटीशन लॉज का कोई ब्रीच तो नहीं हुआ है।
ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है ये कौन से कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स माने जाएंगे एज पर मैंडलोस मैट्रिक्स। मैंडलोस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, उन स्टेक होल्डर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ पावर दैट दे आर हैविंग। ठीक है। 4 कैटेगरी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 यानी कि मिनिमल एफर्ट्स, यानी जिनका कंपनी में इंटरेस्ट भी कम है और इनकी कंपनी में पावर भी कम है। ठीक है। इंटरेस्ट भी कम है और पावर भी कम है, मतलब इनके हाथ में भी कुछ नहीं है और इनका इंटरेस्ट भी नहीं है कुछ खास कंपनी के अंदर। ये हो गए एक कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स यानी ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनके पास पावर तो लिमिटेड है, पावर ज़्यादा नहीं है, कंपनी को कंट्रोल ये नहीं कर सकते, लेकिन इनका कंपनी में इंटरेस्ट बहुत हाई है। ओके। सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनका कंपनी में पावर या कंट्रोल तो बहुत हाई है, लेकिन इनके कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन कंपनी को कंट्रोल करने का पूरा राइट है इनके पास, जैसे कि गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज का क्या कंपनी में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं। लेकिन क्या पावर होती है इनके पास कंपनी को मैनेज करने की? डेफिनेटली। अगर ये चाहे तो पूरी की पूरी कंपनी को बंद करवा सकते हैं। समझ रहे हो ना? एंड डी कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका कंपनी में इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होता है एंड जिनकी कंपनी में पावर भी अच्छी खासी होती है। ठीक है। सो इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं ये कौन से कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं एज पर दिस मेंडलोस मैट्रिक्स। तो हमने क्या बोला कि ये सी कैटेगरी में कवर किए जाते हैं, जिनका पावर तो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपनी के ऊपर, लेकिन इनका इंटरेस्ट उतना नहीं होता। ओके। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को। ए ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला? दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज अ मार्जिनल प्लेयर विद लो इंटरेस्ट एंड लो पावर। नहीं भाई, पावर लो थोड़ी ना होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तो बहुत हाई पावर होती है। ठीक है। बी ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला? रेगुलेटरी अथॉरिटी इज अ की प्लेयर विद हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर। नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता कंपनी में। ठीक है। सी में क्या बोला? रेगुलेटरी अथॉरिटी इज एन इन्फ्लुएंसर विद लो इंटरेस्ट एंड हाई पावर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। आगे आ जाते हैं दोस्तों। MCQ 3 में इन्होंने क्या पूछा है? दैट TKP हैज़ यूज द टैगलाइन एनीवेयर एनी टाइम, यानी लायरा लायरा एनी टाइम एनीवेयर, टू मार्केट इट्स टी बैग्स with reference to the value proposition map. Please match the following. वैल्यू प्रपोजिशन मैप बोले तो क्या? बोले तो समझाते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन मैप का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैल्यू प्रपोजिशन मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को हम हमारे कस्टमर के कंसर्न से रिलेट करना शुरू करते हैं। मतलब हमारा कस्टमर जो चाहता है वो पर्टिकुलर बेनिफिट या फीचर हमारा प्रोडक्ट होल्ड करता है या नहीं करता है। जो कस्टमर चाह रहा है, क्या वो चीज़ हमारा प्रोडक्ट उसको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया जाता है बाय वे ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास या वैल्यू प्रपोजिशन मैप। ठीक है। तो एक साइड इस मैप पे क्या आ जाता है दोस्तों? एक साइड आ जाता है हमारे प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं एंड जो फीचर्स हैं वो आ जाते हैं इस साइड, एंड दूसरी साइड क्या आ जाते हैं? दूसरी साइड आ जाता है कस्टमर की डिमांड या इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है। तो कस्टमर प्रोफाइल में दोस्तों क्या 3 चीज़ों को चेक करते हैं हम लोग? कस्टमर प्रोफाइल में हम चेक करते हैं सबसे पहला कस्टमर जॉब्स। कस्टमर जॉब्स का मतलब कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है एंड कस्टमर आखिर करता क्या है। ठीक है। कस्टमर गेन्स का मतलब कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। एंड पेन्स का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके कस्टमर को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स की तरफ अगर हम चलेंगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या बताता है दोस्तों? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब ये बताता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है जिसकी मदद से हम कस्टमर के गेन्स को क्रिएट कर पाएंगे या इनके जो पेन्स हैं इनको रिड्यूस कर पाएंगे। तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या है? ठीक है। गेन क्रिएटर यानी कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं
जो कि कस्टमर के इन बेनिफिट्स को, इन गेन को सर्व कर पाएंगे। ओके, एंड पेन रिलीवर्स का मतलब हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटीज़ या फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि कस्टमर को हो रहे इन पेन को रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने हमको क्या बोला, 4 इन्होंने यहाँ पे हमको पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, एंड 4 इन्होंने वैल्यू प्रोपोजिशन ऐप के एलिमेंट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। हमें क्या करना है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है जो हम बचपन में किया करते थे। ठीक है, ब्रूइंग टी इनमें से किस एलिमेंट में फॉल करेगा, कस्टमर हेल्थ इनमें से किस एलिमेंट में फॉल करेगा, ग्रीन टी किस एलिमेंट में फॉल करेगा, एंड टी बैग किस एलिमेंट में फॉल करेगा। ठीक है, कस्टमर हेल्थ क्या होगा दोस्तों, सुनो, कस्टमर हेल्थ क्या होगा दोस्तों, नाम को ही देख के लग रहा है कस्टमर हेल्थ का मतलब कि ये कस्टमर्स के लिए गेन है, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, सो दिस इज अ गेन फॉर कस्टमर्स। ओके, अब इस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सप्लायर्स किस तरीके के प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, ग्रीन टी इज द प्रोडक्ट जो कस्टमर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सो ग्रीन टी इज द गेन क्रिएटर। कस्टमर क्या चाहता है कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, हेल्थ इंप्रूव कैसे होगी, ग्रीन टी से होगी। ठीक है, नाउ ब्रूइंग टी इज व्हाट, ब्रूइंग टी का मतलब चाय बनाना, चाय बनाना इज द पेन दैट कस्टमर हैज़, यानी कि अगर किसी कस्टमर को चाय पीनी है ना तो उसको आफत किस में आएगी, चाय बनाने में। ठीक है, पीने में आफत नहीं आएगी, चाय बनाने में आफत आएगी, तो इसीलिए ब्रूइंग द टी इज द पेन फॉर कस्टमर्स। अब इसको रिड्यूस कैसे किया, पेन को रिलीव कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ टी बैग्स। टी बैग होंगे तो क्या करना है, बस पानी गर्म करो एंड उसमें आप टी बैग को डिप कर दो, तो आपके लिए चाय बनाना आसान हो जाएगा। सो टी बैग इज द पेन रिलीवर। ओके, सो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा हमारा, ए किससे मैच करेगा दोस्तों, ए मैच करेगा फोर्थ से, बी किससे मैच कर रहा है दोस्तों, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, सी किससे मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है सेकंड से, एंड डी मैच कर रहा है विद द थर्ड ऑप्शन। ओके, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए फोर्थ, बी वन, सी सेकंड एंड डी थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने हम लोगों से क्या पूछा हुआ है, आरटीएल की ना असम में एक फैक्ट्री थी, उसमें एक ब्लेंडिंग मशीन थी जो कि डिफरेंट टी लीफ की वैरायटीज को ब्लेंड करने का काम करती थी। ठीक है, अभी क्या होता था कि मॉनसून के सीजन के टाइम पर टी की सीजनल डिमांड इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है मॉनसून के टाइम पर, तो इसीलिए प्रोडक्शन भी टी का इंक्रीज करने की ज़रूरत थी फॉर द मंथ्स ऑफ मई, जून एंड जुलाई। ओके, बट ब्लेंडिंग मशीन की टाइम की अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड थी, ब्लेंडिंग मशीन तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बैंड कर सकती है ना। अभी आप बोलोगे कि ठीक है, अगर ब्लेंडिंग मशीन की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो ये दूसरी मशीन खरीद लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि दोस्तों ये डिमांड जो थी ये सिर्फ सीजनल नेचर की डिमांड थी ना, इसीलिए इनको एक नई मशीन में इन्वेस्ट करना सही नहीं लगा और इन्होंने एक नई मशीन में इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, इनका एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो ये जानना चाहता है कि कितनी ऑर्डर एंड क्वांटिटी ऑफ टी को ब्लेंड किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर हमको डिटेल वगैरह दे दी, ब्लेंड वन यानी कि ये ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर 2 हो गया, ये ऑर्डर 3 हो गया। ओके, यहाँ पे इन्होंने हमको सेल प्राइस दे दी है, फर्स्ट ऑर्डर का सेल प्राइस 500 का है, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट 300 की लग रही है। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना निकल कर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन कितना आया, 200 रुपये का, सेकेंड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन भी 200 रुपये का आया, एंड थर्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन आया 300 रुपये का। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को बनाने में ब्लेंडिंग मशीन को कितना टाइम लग रहा है इन मिनट्स, यानी कि अगर हम एक नटशेल में बोले तो ब्लेंडिंग मशीन को इस 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन जनरेट करने में 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए ब्लेंडिंग मशीन 30 मिनट लगा रही है, एंड थर्ड ऑर्डर में 300 रुपये का कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए ब्लेंडिंग मशीन 40 मिनट लगा रही है। यानी कि हर ऑर्डर में 1 मिनट में ब्लेंडिंग मशीन कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन पर मिनट कितना निकल करके आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 20, यानी
1 मिनट में 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है बाय फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में जनरेट होगा कंट्रीब्यूशन 6.66 रुपीज़ का पर मिनट में, एंड थर्ड ऑर्डर में 7.50 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन पर मिनट जनरेट होगा। ओके, इसी कंट्रीब्यूशन पर मिनट को हम लोग थ्रूपुट भी बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट रेशो बोलते हैं। थ्रूपुट रेशो का मतलब क्या होता है दोस्तों? थ्रूपुट रेशो का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स रेवेन्यू माइनस यूनिट लेवल वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके। तो आगे इन्होंने क्या बोला? आगे बोलते हैं दैट द फैक्ट्री कॉस्ट इज 5 रुपीज़ पर मिनट। मतलब ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, द मैनेजर वांट्स टू रैंक द ब्लैंड्स बेस्ड ऑन द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। दिस विल बी यूज्ड टू प्लान द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ्स व्हेन ब्लेंडिंग टाइम इज अ बॉटलनेक कांस्टेंट। ओके, सो थ्रूपुट रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया। थ्रूपुट रेशो यानी कि यही कंट्रीब्यूशन पर मिनट जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज द थ्रूपुट रेशो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो किस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है दोस्तों? थ्रूपुट रेशो को ही जब हम फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो ये निकल के आता है हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। मतलब क्या होता है? मतलब ये है सिंपली कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि 5 रुपये की अगर हमारी 5 रुपये पर मिनट की अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, तो उस 5 रुपये पर मिनट की फिक्स्ड कॉस्ट को लगा करके हम कितना कंट्रीब्यूशन पर मिनट जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर मिनट फर्स्ट ऑर्डर में 10 रुपये का था, एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर मिनट कितने की है? 5 रुपये पर मिनट की है। यानी कि 1 रुपये पर मिनट की कॉस्ट लगाने में कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा? 10 डिवाइडेड बाय 5 का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कितना आएगा दोस्तों? 2 रुपये का। ओके, इसी तरीके से सेकंड केस में निकाला जाएगा। सेकंड केस में कितना थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो आएगा दोस्तों? 6.66 कंट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़ पर मिनट की फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कितना आया? 1.33। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो आएगा 1.50 रुपीज़। अब इसको हमको क्या करना है? रैंक प्रोवाइड करानी है। जिसमें सबसे ज़्यादा टीए रेशो आ रहा है दैट विल बी रैंक फर्स्ट, एंड जिसमें सबसे कम टीए रेशो आ रहा है दैट विल बी रैंक थर्ड। ओके, सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? सबसे ज़्यादा थ्रूपुट रेशो आ रहा है ब्लैंड 1 में, तो इसको हम रैंक प्रोवाइड कराएंगे फर्स्ट। ओके, सबसे कम किस में आ रहा है? ब्लैंड 2 में 1.33, तो इसकी रैंक हो जाएगी थर्ड, एंड ऑर्डर 3 की रैंक हो जाएगी सेकंड। ओके, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों? ब्लैंड 1 को रैंक 1 दी, ब्लैंड 2 को रैंक 2, एंड ब्लैंड 3 को रैंक 3। इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में क्या बोला? ब्लैंड 1 को रैंक 1, ब्लैंड 3 को रैंक 2, एंड ब्लैंड 2 को रैंक 3। करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। एमसीक्यू 5 में इन्होंने क्या बोला? दैट आरटीएल हैज डिविजन्स लाइक प्लांटेशन, प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा। ठीक है भाई, पता है, कितनी बार बताओगे? आगे बोलते हैं दैट द टी लीव्स वंस प्लग्ड आर ट्रांसफर टू द प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन द प्लांटेशंस। मतलब क्या हो रहा है? दैट देयर इज वन प्लांटेशन यूनिट। ठीक है, प्लांटेशन यूनिट ट्रांसफर करती है टी लीव्स किसको? किसको? प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? दैट द कंपनी हैज अ ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फॉर एनी इंटरनल ट्रांसफर विद इन द डिविजन्स। ओके, प्लांटेशंस आर प्रोड्यूसिंग एट देयर फुल कैपेसिटी। ओके, ब्रोकर्स फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट आर ऑफरिंग प्लांटेशन डिवीजन अ प्राइस ऑफ 200 पर केजी। यानी कि ये जो प्लांटेशन डिवीजन है ना दोस्तों, ये प्लांटेशन डिवीजन अगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने जाएगी, अपने लीव्स सेल करने जाएगी, तो इसको मार्केट में 200 रुपये का भाव मिल रहा है। 200 रुपये पर केजी का भाव मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वही इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितने की बता रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट आ रही है इनकी 170 पर केजी की। ठीक है, इसके बाद क्या बताते हैं कि प्रोसेसिंग डिवीजन जो है उसका नेट मार्जिनल प्राइस 200 पर केजी। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं? दैट
अगर प्रोसेसिंग सेंटर मार्केट से परचेज करेगा टी लीफ को तो उसको 205 पर केजी में मिल रही है। यानी कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसिंग यूनिट अगर मार्केट से परचेज करती है ना यही टी लीव्स, तो इसको कितने पे मिलेंगी? इसको मिलेंगी 205 पर केजी पे। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन हमसे क्या है कि ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी क्योंकि कंपनी में चल रही है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग की रेंज क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों देखो, प्लांटेशन डिवीजन अपना आउटपुट अगर मार्केट में सेल करने जाएगी तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 200 पर केजी। ठीक है, यानी कि प्लांटेशन डिवीजन 200 पर केजी से कम के भाव में तो प्रोसेसिंग यूनिट को सेल करेगी नहीं। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग यूनिट अगर मार्केट में वही रॉ मटेरियल खरीदेगी तो उसको 205 पर केजी में मिल रहा है, यानी प्रोसेसिंग यूनिट 205 पर केजी से ज़्यादा के भाव पे नहीं खरीदेगी। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रेंज क्या होगी दोस्तों? ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रेंज होगी बिटवीन 200 पर केजी एंड ₹205 पर केजी। ठीक है, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, बस लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन में? दैट इन अगस्त 2023 RTL टी एस्टेट इन जेलाल नगर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड ₹10 lakh as compensation from an insurance company for severe damage to green leaves caused by hailstorm। इन्होंने इंश्योरेंस लिया था ना, इन्होंने बताया था दैट एज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन्होंने इंश्योरेंस लिया। ठीक है, अब इनका क्या हुआ कि एक हेल स्टॉर्म आया, उसकी वजह से इनकी टी लीव्स डैमेज हो गई एंड उसके तौर पे इनको कंपनसेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपए का। ठीक है, इनका एक ट्रेनी अकाउंटेंट है टैक्स डिपार्टमेंट का, वो क्या बोलता है कि ये जो 10 लाख रुपए इनको रिसीव हुए हैं ना, ये इनके IFOS में टैक्सेबल होने चाहिए। ठीक है, अब ये हमसे पूछते हैं कि क्या अकाउंटेंट सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए कि क्या अकाउंटेंट सही बोल रहा है? क्या ये इनकम IFOS में जाएगी या ये एग्रीकल्चरल इनकम मान करके एग्जेम्प्ट हो जाएगी? दोस्तों इसको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों? क्योंकि ये जो कंपनसेशन इनको रिसीव हुआ है ना, ये कंपनसेशन इनको एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ। रेवेन्यू का मतलब क्या कि इन्होंने लीव्स को सेल किया, सेल करके इनको कुछ पैसे मिले, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू के तौर पे तो कंपनसेशन नहीं मिला है ना, तो इसीलिए बिजनेस इनकम तो इनकी ये कंसिडर होगी नहीं। ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं है, इसीलिए इसमें जो रूल 8 होता है, बिजनेस इनकम को मैन्युफैक्चरिंग इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम में हम सेग्रीगेट करते हैं 60%, 40%, 70%, 30% वाला जो रेशो होता है वो लगा के, तो इसमें वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये PGBP की इनकम नहीं है। ठीक है, ये इनकम क्यों जनरेट हुई है? क्योंकि हमारी टी लीव्स खराब हो गई थी, उसकी वजह से हमको इंश्योरेंस वालों ने कंपनसेशन दिया, यानी कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने की वजह से हमको इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, इसीलिए ये इनकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। The accountant's view is incorrect. No part of the compensation consists of manufacturing income and it cannot be apportioned under Rule 8 between manufacturing income and agricultural income. Therefore, income will be agricultural income. ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों हमारी ये फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना है ना कि इसमें से अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगा हो जो आपको नहीं आता हो तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, पूरी केस स्टडी मत पढ़ना, रहने दो। पूरी केस स्टडी पढ़ के क्या करोगे, बहुत लंबी केस स्टडी है, मन हो आपका तो पढ़ लेना, वरना नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके डाउट होंगे क्योंकि इस केस स्टडी में ज़्यादातर कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे एंड आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉस्टिंग प्रिपेयर नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, आप उसमें पोस्ट कर सकते हो अपने डाउट, हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थोड़ा सा ये जो माइकल पोर्टर की फोर्सेस होती है ना,
फाइव फोर्सेस मॉडल जो होता है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को रीड कर लेना एक बार। इसमें शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आई हो, समझ में ना आया हो, तो एक बार खुद से इसको रीड मार लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप पे आप लोग पूछ सकते हो। ओके, पसंद आई हो अगर वीडियो, सब समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम केस स्टडी नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक अच्छे से मन लगा करके पढ़ो। दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दिस इज सी ए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।